हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनक्रिप्टेड लर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इनक्रिप्टेड लर्निंग पे। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक, आई एम योर मेंटर। सो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज है स्ट्रेटजी वीडियो आपके लिए। ये स्ट्रेटजी वीडियो है कैसी, देखो। स्ट्रेटजी फॉर एसबीआई पीओ मेंस। जिन जिनका एसबीआई पीओ का मेंस है उनके लिए भी वीडियो है। और इसमें हम बात करेंगे कैसे आपको अटेम्प्ट करना है पेपर, मेनली वो है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, 155 क्वेश्चन, 155 क्वेश्चन आने वाले हैं 200 मार्क्स के लिए। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वो क्वेश्चन करने हैं जो इजी हो और जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि बहुत ज्यादा टफ भी क्वेश्चन होंगे पीओ मेंस में। सो ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं क्या क्या इसमें आने वाला है। जैसा कि आपको सबको पता है कि 200 मार्क्स का तो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है और 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, यानी कि टोटल जो है आपका 250 मार्क्स का टोटल होने वाला है। ठीक है, एक जनरल कैंडिडेट के हिसाब से अगर हम बात करें तो 250 में अगर आप 100 के आसपास, अगर आप 100 के आसपास नंबर ले आते हैं, ठीक है, 100 प्लस हो जाए तो वेरी गुड, वेल एंड गुड। फिर आपका बहुत कम चांस होंगे सेलेक्ट ना होने के, ठीक है ना। लेकिन आपके अगर 100 के पास है, यानी कि 94 95 इस तरह से भी मार्क्स हैं, तो फिर भी पॉसिबिलिटी है आपकी सिलेक्ट होने की। मेंस तो क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन जो मेंस और इंटरव्यू के का जो जो ड्यूरेशन होता है, उसमें आपको क्या होता है कि 15 to 20 अगर मार्क्स ऊपर हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर अगर इंटरव्यू आपका मीडियम भी गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। सो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि रीजनिंग पे बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, रीजनिंग में जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, जैसा आप सभी को पता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 45 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन है। लेकिन मार्क्स जो हैं आपके, वो कितने हैं, 60 मार्क्स है। और जो टाइम मिलने वाला है वो भी 60 मिनट का है, यानी कि 1 आवर्स का मिलने वाला है। ठीक है जी। ऐसे ही हम मैथ्स की बात करें, यानी कि डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, उसमें 35 क्वेश्चंस होंगे आपके। क्वेश्चन 10 कम है लेकिन मार्क्स जो है सेम है, यानी कि एक क्वेश्चन ज्यादा नंबर का है आपका। टाइम जो है, टाइम भी थोड़ा सा कम हो गया है, 45 मिनट्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की, या फिर बैंकिंग अवेयरनेस, या फिर करंट अफेयर्स। वो तीनों के तीनों इसमें ही इंक्लूडेड हो जाएंगे, है ना। बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये सब इसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे। और इसमें 40 क्वेश्चन होंगे आपके, और 40 ही मार्क्स होंगे। और टाइम जो है 35 मिनट्स है, जो दैट इज वेरी इनफ कि आप कवर कर जाओगे सीए की। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आपकी अच्छे से ये रिमेंबर है, आपको याद है क्या क्या आपने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, उसके 35 क्वेश्चन होंगे। सिर्फ देखो, आप अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ 5 क्वेश्चन ज्यादा है प्री से, है ना। लेकिन जो मार्क्स हैं वो आपको 40 ही मिल रहे हैं, और टाइम भी आपको काफी है, 40 मिनट्स है। ठीक है, आपको इसमें टाइम की प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज आपको क्या है ना, रीजनिंग में जैसे आप 45 क्वेश्चन देख रहे हो, तो आपको क्या करना है, 45 क्वेश्चन नहीं करने हैं। और जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं भी होंगे, ठीक है ना, जैसे पजल्स होंगी बहुत बड़ी बड़ी, वो आपसे अटेम्प्ट भी नहीं होंगी। सो आपको क्या देखना है, ये अगर हम बात करें तो यहाँ 155 यानी कि 155 क्वेश्चन हो जाते हैं टोटल। ठीक है जी, और 200 मार्क्स हो जाते हैं। और टोटल जो है आपको 3 घंटे एक साथ बैठना होगा यहाँ, 3 घंटे ये। और डेस्क्रिप्टिव भी इंक्लूड है इसमें। डेस्क्रिप्टिव में आपको क्या करना है, देखो, 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा, यानी कि आधा घंटा। और आपको 50 नंबर यहाँ मिल जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे 3 घंटे 30 मिनट, यानी कि 3.5 घंटे आपको बैठना है ना, चेयर पे। और ये डिस्क्रिप्टिव जो होगा ये आपका होगा टाइपिंग पे, यानी कि कीबोर्ड पे। ठीक है, 50 मार्क्स होंगे। और इसमें लेटर और प्लस एस से। ठीक है, लेटर इनफॉर्मल और फॉर्मल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इनफॉर्मल और फॉर्मल कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेनल्टी जो लगेगी आपकी, वो लगेगी 1/4 की, यानी कि 0.25 मार्क्स की। ठीक है जी। अब आप देखो अटेम्प्ट कैसे करना है, मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। जैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस क्या होंगे ना, रीजनिंग के काफी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको इनपुट आउटपुट, ठीक है, पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट। और ये काफी अच्छे लेवल की होंगी पजल्स, है ना, ये प्री लेवल की नहीं होंगी। मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 वेरिएबल्स होंगे और काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में क्रिएट हो रही होगी। तो आपको कभी भी पजल से स्टार्ट नहीं करना है एग्जाम में। आपको क्या करना है, इनपुट आउटपुट से स्टार्ट कर सकते हो, आप कोडिंग डिकोडिंग को पहचान सकते हो, ठीक है ना। और कुछ आपको जो न्यू पैटर्न्स के क्वेश्चंस होते हैं, एक बार उनकी तरफ भी जरूर ध्यान देना है, क्योंकि वो इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस समझने में जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी मैटर करती है। उसमें आपको डायरेक्शन समझना है, डायरेक्शन किस तरह से है। ठीक है, अगर आपने डायरेक्शन समझ ली तो काफी इजीली आप
उसको टैकल कर पाओगे। सेम गोज फॉर दी डीआई, यानी कि मैथमेटिक्स के लिए जाता है, क्वांट के लिए। क्वांट में भी जैसे आप देख रहे हो टाइम तो काफी है उस हिसाब से, लेकिन आपको 35 क्वेश्चन नहीं करने और होंगे भी नहीं, है ना। तो आपको क्या करना है, जो आपको डीआई जो होगा अर्थमेटिक बेस, उससे स्टार्ट नहीं करना है पहले, ठीक है। आपको क्या देखना है, अगर नंबर सीरीज कोई आ जाती है नई न्यू पैटर्न की, जैसे आप आरबीआई ग्रेड बी में न्यू नंबर सीरीज आ रही है, ठीक है ना, उनसे स्टार्ट कर सकते हो आप। या फिर मिसलेनियस की तरफ मूव कर सकते हो नंबर सीरीज या छोटा छोटा कोई क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के बाद, ठीक है, मिसलेनियस की तरफ मूव कर सकते हो, जो कि वर्ड प्रॉब्लम होगी। उसके बाद अगर कोई दिख रहा है आपको डीआई, आपको समझ में आ रहा है कि अंडरस्टैंडिंग है कि हो जाएगा शायद, है ना, तो तब उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो लास्ट में अटेम्प्ट करना है, आपको शुरुआत में अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है ना। बिकॉज क्या होता है ना कि अर्थमेटिक बेस आपको लग रहा है कि टाइम एंड वर्क का डीआई है और आपको टाइम एंड वर्क आता है अच्छे से, तो आप कर जाओगे, बट ऐसा नहीं है। एग्जाम में क्या होता है, टाइम एंड वर्क आपका काफी सॉलिड होगा, लेकिन एग्जाम में क्या है, टाइम प्रेशर से फिर बच्चे आसपास करते रहते हैं, तो उस वो प्रेशर जो होता है वो उसके क्या हिसाब से क्या होता है ना, टाइम एंड वर्क का ही डीआई आपका गलत हो जाएगा, है ना। और कभी कभी क्या होता है, बार बार क्या होता है, जब हम अटेम्प्ट करते हैं प्रेशर में क्वेश्चंस को, तो बार बार गलत ही चीजें हम पढ़ी जाते हैं बार बार, है ना, लाइन में। सो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी डीआई से स्टार्ट नहीं करना है एट द एंड। अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स में आपने देखा होगा, जैसा आपका जनवरी में एग्जाम है, तो जनवरी से पहले 6 महीने की करंट अफेयर्स जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और 6 महीने में भी जो जो नियरेस्ट 4 मंथ्स होंगे, यानी कि दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये जो आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस होती है, जो फाइनेंशियल अवेयरनेस होती है आपकी, वो ज्यादा मैटर करती है एसबीआई पीओ एग्जाम्स में, आईबीपीएस पीओ एग्जाम्स में, ठीक है ना। वो ज्यादातर फोकस जो है फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर करते हैं, जैसे कि सपोज एग्जांपल के तौर पे कितना लोन कहाँ पास हुआ, ठीक है, कौन कौन से मिनिस्ट्रीज में जो है आपके कंडक्ट करा रही है नई नई स्कीम्स, है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, ये आपके बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्कीम्स जो है बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एक स्कीम में क्या होता है, डेटा इंक्लूडेड होता है आपका, है ना, कितना लोन किधर पास किया गया, है ना, कौन सी स्कीम में कितना लोन हुआ है, कितना फंड रिलीज किया गया है, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो कोशिश करनी है कि ज्यादातर फोकस इन्हीं पे करना है। और करंट अफेयर्स जो है लगभग अगर 40 मार्क्स है तो लगभग 32 मार्क्स की जो है आपको क्या करंट अफेयर्स आने वाली है। और बाकी 8 से 10 नंबर है वो आपके बैंकिंग अवेयरनेस प्लस जो स्टैटिक है वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा। तो मेनली आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, लास्ट 4 मंथ के तो आपको अच्छे से याद करने ही करनी है ना। और कभी भी जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो आप क्वेश्चन आंसर जो होता है उसके थ्रू ना पढ़े, है ना, जो एमसीक्यूज फॉर्मेट होते हैं सिर्फ वो पढ़ के ना जाए, बिकॉज एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको इन्फॉर्मेशन कम मिलेगी, और जरूरी नहीं है जो आप एमसीक्यूज पढ़ रहे हो वही आपके एग्जाम में आए, ठीक है ना। सो मेन फोकस आपको क्या रखना है कि रीडिंग बेस पर रखना है ना, जो आपको थोड़ा एग्जॉस्टिव वे में करा रही है बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, वही आपको पढ़नी है, ठीक है। उसमें बहुत सारी हैं, अफेयर्स क्लाउड है जो कि बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव वे में है, तो आप वो पढ़ सकते हो, ठीक है जी। सो उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज सारा का सारा आपका रीडिंग पे बेस होगा, अंडरस्टैंडिंग पे बेस होगा, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको आरसी पढ़नी है डेली। अभी आप ये कर सकते हो, डेली 2 आरसी या 3 आरसी आप कंप्लीट कर सकते हो विद क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस भी उसमें सॉल्व करने हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ आपने आरसी पढ़ लिया और उसका कोई योगदान नहीं है जब तक आप क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं करोगे, ठीक है। उसमें 35 क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हो 40 मार्क्स है। तो अगर आप यहाँ अटेम्प्ट करते हो 25 से 30 विद विद ए गुड एक्यूरेसी, तो आपका काम बन जाएगा इजिली, ठीक है ना। फिर आपका डिस्क्रिप्टिव है, जैसे लेटर और एसे। सो लेटर और एसे में ध्यान रखना है कि आपको लेटर जो है इनफॉर्मल और फॉर्मल का आपको वो पता होना चाहिए कि क्या फॉर्मेट है, तो है। और एसे में अगर आपका कोई इजी टॉपिक है, जैसे अभी क्रिप्टो करेंसी पे बहुत डिमांड चल रही है ना, इंडिया ने बैन भी कर दिया क्रिप्टो करेंसी, तो आपको ध्यान रखना है कि क्रिप्टो करेंसी पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे आ सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी पे थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज होनी चाहिए, है ना, आपको कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या हुआ, उसके इफेक्ट क्या है इंडिया पे, है ना, अगर इंडिया में लागू करेंगे फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मेनली अगर आप थोड़ा सा इसमें एफर्ट करते हो डिस्क्रिप्टिव में, जो कि आ सकते हैं नंबर, क्योंकि 50 मार्क्स है, तो दैट इज अ वेरी गुड स्कोर, कि यहाँ बच्चे ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। मेनली आपको फोकस करना है करंट अफेयर्स पे, इंग्लिश पे और डिस्क्रिप्टिव पे, यही आपका मेन रीजन होने वाला है। बिकॉज इंग्लिश, ये रीजनिंग और डीआई जो है बच्चे ज्यादा नहीं करते, 10 से 15 क्वेश्चन ही हो पाते हैं एग्जाम में, है ना।
यही हो पाते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी-लंबी डीआई होती हैं, काफ़ी लंबी-लंबी पज़ल्स होती हैं, ठीक है ना? बस मेन फ़ोकस ये रखना है, कभी भी डीआई से और पज़ल से स्टार्ट नहीं करना है पेपर आपको, और कामली कंपोज़ करना है। आपको पता है कि आपको ये ध्यान रखना है कि 60 मिनट है आपके पास, है ना? और टारगेट आपको रखना है 20 क्वेश्चंस का, तो उस हिसाब से काफ़ी ईज़िली कंपोज़ माइंड के साथ आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है? सो थैंक यू फॉर हैविंग मी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।